हेलो एवरीवन। हम पिछले वीडियो में देख चुके हैं फिरोज शाह तुगलक के जो राजत्व का सिद्धांत था और उसकी राजस्व व्यवस्था थी। ठीक है, फिरोज शाह तुगलक आपका मध्यकालीन भारत का इतिहास जो आपका पेपर फर्स्ट है बीए सेकेंड ईयर का टॉपिक है। इसका जो एक इम्पॉर्टेंट जो क्वेश्चन आपका बनता है एग्ज़ाम में वो है फिरोज शाह तुगलक के लोक कल्याणकारी कार्य क्या थे, या फिरोज शाह तुगलक इतिहास में क्यों प्रसिद्ध है ये भी पूछा जा सकता है, या फिरोज शाह तुगलक की धार्मिक नीति क्या थी, किस प्रकार उसकी धार्मिक नीति पिछले शासकों से अलग थी, या फिरोज शाह तुगलक द्वारा जो नीति अपनाई गई, या फिरोज शाह तुगलक का मूल्यांकन कीजिए, फिरोज शाह तुगलक द्वारा किए गए कार्यों को समझाइए। ये सभी बातें इसी टॉपिक में कवर करेंगे। इसके अलावा एक सब टॉपिक आपका आता है वह है फिरोज शाह तुगलक की विदेश नीति, कि फिरोज शाह तुगलक ने जो अपने पड़ोसी राज्य थे उनके साथ किस प्रकार की नीति अपनाई। जो हम पहला जो पॉइंट है इसमें फिरोज शाह तुगलक के लोक कल्याणकारी कार्य क्या थे या फिरोज शाह द्वारा अपनाए गए कार्य क्या थे, उसमें पहला आपका आता है सिंचाई को प्रोत्साहन। ठीक है, फिरोज शाह तुगलक ने अपने कार्यकाल में सिंचाई का कार्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण कार्य किया। उसका ये मानना था कि चूँकि आम जनता कृषक है और जब कृषकों का कार्य तभी हो सकता है जब कृषक केवल वर्षात पर निर्भर न होकर उसके सिंचाई के बहुत अधिक साधन उपलब्ध करवाए जाए। तो फिरोज शाह तुगलक ने अपने कार्यकाल में 5 बड़ी नहरों का निर्माण करवाया। सर्वप्रथम उसने यमुना नदी से हिसार वाली जो 150 मील लंबी थी, दूसरी नहर सतलज से घग्गर तक जाती थी, वो 96 मील लंबी थी। ठीक है, तीसरी नहर मंडवी और सिरमौर की पहाड़ियों से हांसी तक बनाई गई। चौथी जो नहर थी घग्गर से फिरोजाबाद और पांचवी यमुना से फिरोजाबाद पहुंचती थी। इस प्रकार उसने बड़ी बड़ी दूरी की बड़ी बड़ी नहरें बनवाई। इससे किसानों को अपनी खेती में क्या हो गया, आसानी हो गई। इसके अलावा उसने 50 बड़े बांधों का निर्माण करवाया ताकि उनके आसपास तालाब बन जाते थे, उससे भी कृषकों को अपनी खेती में आसानी होती थी। इसके अलावा सिंचाई के लिए और यात्राओं की सुविधाओं के लिए अर्थात यात्रीगण पानी पी सके, रास्ते में रुके, व्यापारी लोग आपको पता है व्यापार करते थे तो रास्ते में उनके रुकने की जगह भी होती थी। इस प्रकार उसने 160 कुएं भी खुदवाए। इस प्रकार से उसने सिंचाई को बहुत अधिक प्रोत्साहन दिया। इससे कृषकों की आय बढ़ी, कृषकों की आय बढ़ी तो राजस्व बढ़ा। अगला जो आपका आता है वो उसने सार्वजनिक निर्माण कार्य, उसने न केवल सिंचाई के लिए कार्य किए अपितु उसने सार्वजनिक के बहुत अधिक कार्य किए। जैसे उसने 40 मस्जिद बनवाई, 30 विद्यालय, 20 महल, 100 सराय। सराय आपको पता है क्या होती है, जो आजकल की जो धर्मशाला वगैरह होती है उसी को उस काल में सराय बोला जाता था। वहाँ रहने ठहरने की, खाने पीने की पूरी व्यवस्था की जाती थी। 300 नगर बसाए, 100 अस्पताल बनवाए, 5 मकबरे, 100 सार्वजनिक स्नान घर, 15 पुल आदि का निर्माण किसके द्वारा कराया गया, आदि का निर्माण फिरोज शाह तुगलक के द्वारा कराया गया। अगला जो महत्वपूर्ण जो कार्य आता है वो है न्याय तथा परोपकारी कार्य। ठीक है, इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात आती है कि फिरोज शाह तुगलक ने जो न्याय व्यवस्था थी या जो पुलिस व्यवस्था थी वो किस पर आधारित थी, वो इस्लाम पर आधारित थी। न्याय और कानून दोनों पर ही उलेमा वर्ग का अधिकार था। जो उच्च पद थे वो उलेमाओं के लिए सुरक्षित रखे गए। मुसलमानों के लिए जो दंड विधान था वो उधार कर दिया गया, जबकि जो हिंदू थे उनके लिए कठोर दंड विधान बने रहे। क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया है कि वो एक इस्लाम एक राज्य बनाना चाहता था, वो खलीफा के प्रति बहुत अधिक मेहरबान था, या खलीफा के द्वारा जो जो नियम कायदे बनाए गए थे इस्लाम के आधार पर, उसी के आधार पर राज्य बनाना चाहता था। इसलिए उसने हिंदुओं के प्रति हमेशा कठोर दंड विधान अपनाए और मुसलमानों को उनमें अधिक रियायतें दी। इसके अलावा उसने जो अपराधियों को दी जाने वाली जो शारीरिक यातनाएं थी वो उसने अब बंद करवा दी। ठीक है, इसके अलावा मुसलमानों के लिए उसने रोजगार दफ्तर खोला कि कोई भी व्यक्ति जो बेरोजगार है वो वहाँ अपना नाम दर्ज करवा सकता था और उसको उसकी योग्यता के अनुसार रोजगार मिल जाएगा। इसके अलावा उसने दीवान एक खैरात खोला। जो दीवान खैरात था ये दान विभाग था, इसमें जो गरीब असहाय लोग थे उनको दान दिया जाता था। इसके अलावा अगला जो उसने खोला वो है दारुल शफा। दारुल शफा एक विशाल चिकित्सालय था। ठीक है, ये दिल्ली में इसकी की गई थी, मतलब बनाया गया था। इसमें रोगियों को निःशुल्क
चिकित्सा सुविधा दी जाती थी। इसके अलावा उनके रहने और भोजन का वो भी फ्री था। तो ये सारे कार्य उसने क्या किए, ये उसने परोपकारी के कार्य में किए। ठीक है, अगला जो आता है वो है शिक्षा और साहित्य। जो फिरोज शाह तुगलक था वो शिक्षा और साहित्य में भी उसकी बहुत अधिक मात्रा में रुचि थी। मैंने आपको पहले बताया कि उसने अनेक विद्यालयों की स्थापना की, पाठशालाओं मठों की स्थापना की और शिक्षण संस्थाओं को वो नियमित रूप से अनुदान देता था। अनुदान मतलब फ्री सहायता, ऋण के रूप में नहीं, जितनी राशि वो उनको दी जाती थी उनको फ्री के अंदर दी जाती थी। इसके अलावा वो विद्वानों एवं साहित्यकारों को भी अधिक मात्रा में क्या करता था, संरक्षण देता था। उसके काल में अफीफ और शमसे सिराज दो उसके संरक्षण के काल में ही थे। वो स्वयं भी एक उच्च कोटि का विद्वान था और उसने कौन से फुतुहात फिरोज शाही एक उसने क्या लिखा, एक ग्रंथ लिखा था। ठीक है, इसके अलावा उसने अपने काल में अनेक संस्कृत ग्रंथों का फारसी में भी अनुवाद कराया, जिनमें एक का नाम था दलाइल फिरोज शाही। ठीक है, और फिरोज की स्वयं की रुचि भी बहुत अधिक मात्रा में ज्ञान की थी, इसलिए उसने फारसी भाषा के साहित्य को बहुत अधिक मात्रा में प्रोत्साहन दिया। इस्लामिक धर्म ग्रंथों, कानूनों आदि पर अनेक ग्रंथ उसके काल में लिखे गए। ठीक है, तो हम देखते हैं कि उसने शिक्षा और साहित्य में बहुत अधिक मात्रा में ध्यान दिया, और चूंकि वो एक धर्मांध शासक था इसलिए उसकी जो संकीर्णता थी वो भी नजर आती है। उसने उतना प्रोत्साहन फारसी को दिया उतना उसने संस्कृत को नहीं दिया। अगला जो आपका पॉइंट इसमें लोक कल्याणकारी कार्य में आता है वो है दास प्रथा, कि उस काल में जो दास का था वो दास रखने का बड़ा शौकीन था। उसने अनेक एरिया से मतलब प्रांतों से दास मंगवाए और उसके काल में दासों की संख्या 1,80,000 तक पहुंच गई थी। इन दासों की देखभाल के लिए उसने एक पृथक से विभाग और पृथक से एक अधिकारी नियुक्त कर रखा था। 40,000 दास तो केवल शाही महल की सुरक्षा में रहते थे, जो शाही महल के कार्यों को करते थे। ठीक है, और चूंकि 40,000 जो दास थे उनका खर्चा भी तो महंगा पड़ता था, तो इस प्रकार उस एक राजस्व की एक बड़ी जो राशि थी वो तो इन दासों में ही चली जाती थी। और जब एक जो दिल्ली सल्तनत का पतन हुआ इसमें कहीं ना कहीं ये दास प्रथा थी, ये भी एक कारण सिद्ध हुई। अगला जो आपका वो आता है एक अलग टॉपिक है, वो है धार्मिक नीति, कि फिरोज शाह तुगलक की धार्मिक नीति क्या थी। क्योंकि आप देखते हैं कि जो मध्यकालीन जो शासक था, जो हम सल्तनत काल की बात करते हैं उसमें अधिकतर शासक धार्मिक रूप से संकीर्ण शासक रहे हैं। कुछ ही शासक रहे हैं जिन्होंने धर्म को राजनीति से अलग कर शासन चलाने की कोशिश की। उनमें आपका अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद बिन तुगलक का नाम आता है। लेकिन जो फिरोज शाह तुगलक था वो इस कड़ी का शासक नहीं था, वो धार्मिक रूप से धर्मांध था। उसने राजनीति और धर्म का समन्वय किया। ठीक है, उसने जो राजनीति थी, जो शासन था, उसको इस्लाम के आधार पर चलाने की कोशिश की। उलेमा वर्ग किसे कहते हैं, धार्मिक अधिकारी। कौन से, मुस्लिम धर्माधिकारी, उनको उलेमा कहा जाता है। तो प्रशासन में जो उस काल का प्रशासन था मोहम्मद फिरोज शाह तुगलक के काल का, उसमें उलेमाओं का वर्चस्व बहुत अधिक मात्रा में रहा। उलेमाओं के परामर्श से ही वो निर्णय करता था कि उसको क्या निर्णय करना है। उसका प्रमुख कार्य था कि इस्लाम का ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार हो। ठीक है, और इसी कड़ी में देखते हैं कि जो जाजनगर और नगरकोट के आक्रमण थे वो भी इसी कड़ी में थे, मतलब वो भी धर्मांधता के आधार पर ही किए गए थे। और इन दोनों अभियानों में उन्होंने मंदिरों को नष्ट किया, मूर्तियों को नष्ट किया और पुजारियों को मौत के घाट उतार दिया। इसके अलावा एक पॉइंट इसमें आता है कि उसने हिंदुओं के धार्मिक मेलों पर भी प्रतिबंध लगा दिया। इसके अलावा नवीन मंदिरों के निर्माण की मनाही। अब कोई भी हिंदू व्यक्ति या सूबेदार नए मंदिर नहीं बना सकता था। ठीक है, इसके अलावा उसके काल में इन सब की नीति का फर्क ये पड़ा, क्योंकि आपको पता है कि उलेमा वर्ग का उसमें वर्चस्व था, तो हिंदुओं पर और सिया लोगों पर अत्याचार बहुत अधिक मात्रा में बढ़ गए। आपको पता है सिया क्या होते हैं, सिया और सुन्नी इस्लाम की दो अलग अलग विचारधाराएं हैं। ठीक है, सुन्नी कट्टर मुसलमान होते हैं और सिया कट्टर मुसलमान नहीं होते हैं। तो सिया लोगों पर भी इस काल में अत्याचार बढ़ गए, उनको भी अनेक तरीके से कठोर दंड दिया गया, उनकी धार्मिक पुस्तकों को जला दिया गया। इसके अलावा मुल्हिदियों और महदियों के साथ भी उसने ऐसा ही किया। सूफी लोगों के साथ भी उसने बहुत अधिक संकीर्णता का परिचय दिया। तो ये हम कह सकते हैं कि जो फिरोज शाह तुगलक था उसने अनेक कार्य जन कल्याणकारी किए, लेकिन धार्मिक रूप से वो मध्यकाल का एक धर्मांध शासक सिद्ध हुआ।
हम देखते हैं कि जो उसकी धर्मांध जो नीति थी वो अधिक कट्टर थी। एक आता है कि फिरोज शाह तुगलक की विदेश नीति कैसे थी। अब विदेश नीति में हम देखते हैं कि उसने बंगाल पर आक्रमण किया, जगन्नाथ मंदिर पर आक्रमण किए, नगरकोट का आक्रमण, सिंध पर धावा और अनेक छोटे छोटे विद्रोहों का भी उसने अपने कार्यकाल में दमन किया। लेकिन हम देखते हैं कि उसका अधिकतर जो शासनकाल था वो उसका शांतिपूर्ण ही रहा, और ये जो कुछ मात्रा में जो उसने हमले किए या आक्रमण किए वो उन विद्रोहियों को दबाने के लिए किए, नहीं वैसे रूप से वो कोई कुशल सेनानायक नहीं था और न ही उसकी विजयों में कोई रुचि थी। और इसी कड़ी में देखते हैं कि जो फिरोज शाह तुगलक था उसकी डेथ 1388 में हो जाती है। इसी के साथ आपका ये टॉपिक ख़त्म होता है। धन्यवाद।